गर्ल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम से रिलेटेड आपके किस टाइप के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज मैं आपसे वही डिस्कस करूंगी, इवन प्रैक्टिस भी हम करेंगे क्वेश्चंस की। तो मेक श्योर जरूर करना इस एक पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप जरूर देख रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम। भले आपके नीट के एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम के ऊपर, बट आपके स्कूल बेस्ड क्वेश्चंस में, स्कूल बेस्ड एग्जाम्स में आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकते हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि इस एक पर्टिकुलर सेशन को आप मिस आउट नहीं कर रहे हो। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन। Here we go with the very first question कि what are the different shapes of bacteria। यहाँ पे तो बहुत ही छोटे छोटे शेप्स बनाने पड़ेंगे, आपको पता ही है। जस्ट अ सेकेंड। कोकाई आपको पता ही है, एक आपका बेसिलाई जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, कोकाई आपकी स्फेरिकल शेप्ड होती हैं। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी नहीं, ये तो आप लोग बना ही सकते हो, इजी सा होगा। बेसिलाई आपकी रॉड शेप्ड रहेंगी, ठीक है। उसके बाद विब्रियो आपकी कॉमा शेप्ड रहेंगी। एंड स्पाइरुलम विल बी योर स्पाइरुलम शेप, जैसे वो नहीं आपकी स्प्रिंग होती है ऐसे यूं 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 करके। एंड आपको बेसिलाई रॉड शेप में किसकी फॉर्मेशन करनी है? एंडोस्पोर की भी फॉर्मेशन आपको करनी पड़ेगी। एंडोस्पोर भी आपको शो करना पड़ेगा जैसे आपकी बुक में शो है, क्योंकि बेसिलाई में ना एंडोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। तो कुछ इस तरीके से आपको वहां पे शेप्स बनाने पड़ेंगी। तो बहुत ईजी से शेप्स हैं, ये तो छोटे बच्चों को भी बोल दिया जाएगा तो वो भी बना लेंगे, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग गिवन इन द डायग्राम्स। तो क्या आप अ डिवाइडिंग बैक्टीरिया एंड अ नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड दिस इज योर डिवाइडिंग बैक्टीरिया। आपको एबीसी मार्क करना है। तो इफ आई मार्क्ड अबाउट द डिवाइडिंग बैक्टीरिया, ए विल बी योर सेल वॉल जो कि आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होगी। बी विल बी योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड सी विल बी योर न्यूक्लियर या जेनेटिक मटेरियल, जो न्यूक्लियोइड के फॉर्मेट में आपके डिवाइडिंग बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद नॉस्टॉक जो था वो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी था। तो मैंने आप लोगों को बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी होती यूनिसेलुलर है, बट कभी कभी कॉलोनी और फिलामेंटस फॉर्मेट में, जैसे कि ये नॉस्टॉक में फिलामेंटस फॉर्मेट में आपको अलाइन दिख जाएंगी। जिनके पास नॉर्मल सेल्स भी होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं, मतलब वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बट हमने तो ये भी पढ़ा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करती है। तो जहां पे आपका ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दैट मींस वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होगा। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका जो नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, वो काम नहीं करता है। मतलब उसको लगता है कि भाई ऑक्सीजन मेरे काम का नहीं है, ऑक्सीजन से वो दूर भागता है। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम आपके ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है, इसीलिए इनके पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस डी इज एक्चुअली योर हेटेरोसिस्ट। दिस डी इज एक्चुअली योर हेटेरोसिस्ट। ये आपकी क्या होती हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के पास प्रेजेंट होते हैं फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहली चीज, इन सेल्स की जो सेल वॉल होती है ना वो काफी थिक होती है। अब भाई थिक है तो ना बाहर से आपकी ऑक्सीजन अंदर आ सकती है, अंदर भी इनके पास PS2 नाम का जो एक एंजाइम होता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फोटोसिंथेटेज 2, वो नहीं प्रेजेंट होता। तो जब ये प्रेजेंट नहीं है PS2 उनके पास, तो वो अंदर से भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और यही रीजन होता है कि ना बाहर से ऑक्सीजन अंदर एंटर कर रही है, ना अंदर ऑक्सीजन आपकी बन रही है। तो कंप्लीटली क्या हो गया? आपका ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट हो गया। और इनके पास फिर ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट होने की वजह से नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और ये डी आपका क्या हो जाएगा? हेटेरोसिस्ट हो जाएगा, जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। और आप सब लोगों को पता ही है एक म्यूसिलेजिनस शीट की कवरिंग भी इनके पास प्रेजेंट होती है जो आपको ब्लू कलर से दिख रही है, ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीट। और ये आपकी हेटेरोसिस्ट होती हैं विच एक्चुअली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है।
Moving on to the next question, keep the hierarchy chart for biological classification. तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक बढ़िया सा निमोनिक भी बताया था, keep the pond clean, otherwise family get sick, है ना। तो के से मैंने आप लोगों को बताया था किंगडम, पी से मैंने बताया था फाइलम, है ना, और डी से क्या बताया था डिवीजन। ठीक है, डिवीजन विल बी इन द केस ऑफ योर प्लांट्स। सी से आप लोगों का क्लास हो जाता है, ओ से आपका ऑर्डर हो जाता है, एफ से फैमिली है तो फैमिली ही रहती है आपकी ये तो, ठीक है। जी से क्या हो जाता है आपका जीनस हो जाता है, और एस से आपकी स्पीशीज हो जाती है। तो दीज आर द 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज दैट यू रीड इन योर हायरार्किकल चार्ट फॉर योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वही है आपका ये कीप द पॉन्ड क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फाइलम हम लोग एनिमल्स के केस में यूज करते हैं, डिविजन हम लोग प्लांट्स के केस में यूज करते हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। तो ये रहा आपका, अगर मैं बात करूं सबसे स्पेसिफिक कैटेगरी, सबसे स्पेसिफिक मतलब अगर इतना परसेंटेज, मतलब स्पीशीज के अंदर अगर 65 to 85% ऑफ 85% ऑफ सिमिलैरिटी नहीं दिखती, तब तक हम लोग किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्पीशीज में कंसिडर नहीं करते। जैसे कि पोटैटो, टमाटो और ब्रिंजल, ये सारी स्पीशीज जो है एक जैसी हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर 65 to 85% सिमिलैरिटीज देखी गई थी, इसीलिए हमने उनको सेम स्पीशीज में ऐड किया। तो स्पीशीज जो होती है ना काफी स्पेसिफिक होती हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, इतनी स्पेसिफिसिटी उनमें देखी जाती है। तो मोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी स्पीशीज, स्पीशीज के नाम से ही स्पेसिफिक है। और सबसे जनरल कैटेगरी जो होती है दैट विल बी योर किंगडम। मतलब किंगडम में ना बहुत सारे डिफरेंट कॉमन कैरेक्टर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे ना आप लोगों को बताया था, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर बढ़ोगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती हैं आपकी, डिक्रीज हो जाती हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती हैं आपकी, डिक्रीज हो जाती हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भले इंक्रीज होते हैं बट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीजेस। जबकि अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नीचे के साइड पे ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होंगे, उल्टा होता है ये चीज। ठीक है, और किंगडम से ऊपर आपका डोमेन आता है, डोमेन से ऊपर आपकी लाइफ आती है। चलो, डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ वायरसेस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो डायग्राम आप लोगों को पता है वायरसेस क्या होते हैं, दे आर ए सेल्यूलर। मतलब ए सेल्यूलर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास आधी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है, आधी नॉन लिविंग की। लिविंग में इनके पास कोई भी प्रॉपर सेल ऑर्गेनल की प्रेजेंस नहीं होती, कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। आप इनको क्रिस्टलाइज कर सकते हो, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो, वो क्रिस्टलाइज नहीं होता है आपका। ठीक है, तो ये सारी नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें देखी जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते कि ये लिविंग में जाएगा कि ये आपका नॉन लिविंग में जाएगा। लिविंग में भाई कैसे, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं आपके, इन्फेक्शन तो एक लिविंग ही चीज कॉज कर सकती है। इनके पास डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस होती है जो आपके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होती है। ये म्यूटेशन कर सकते हैं, म्यूटेशन मतलब अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। तो बदलाव तो एक लिविंग ही चीज कर सकती है। अगर मैं बोलूं इस पेन को कि अपना कलर बदल ले, तो हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, नॉन लिविंग में कोई भी प्रॉपर सेल ऑर्गेनाइजेशन इनके पास, नो प्रॉपर सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रॉपर सेल ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे इनके पास प्रेजेंस नहीं होती है। ठीक है, और दे कैन बी क्रिस्टलाइज। आपने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा है खुद को क्रिस्टलाइज करते हुए? नहीं, है ना। इसका इनका 95% जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या था, किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन कोट से बना हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि कैप्सोमियर्स जो मिल, ठीक है, कैप्सोमियर से बना हुआ होता है। एंड रिमेनिंग 5% जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो या तो इनके पास डीएनए की प्रेजेंस होगी या तो इनके पास आरएनए की प्रेजेंस होगी। ठीक है, ये चीज होती है आपकी। अब मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जाम में वो आपको बोले कि डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ योर वायरसेस विद द हेल्प ऑफ योर डायग्राम। उसने डायरेक्ट बोल दिया कि डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ योर वायरसेस। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है कि वायरसेस उसने पूछा है, आपने वायरसेस का डायग्राम पढ़ा है, तो आप यहाँ पे वो रेलिवेंट डायग्राम बना सकते हो। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द थिंग जो आपको फॉलो करनी होती है एग्जाम में। कभी कभी वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि भाई डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, आप लोग को खुद अकल लगानी होगी कि मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये ना मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी डायग्राम बनाया था सेम टू सेम।
थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पे, अदरवाइज आप लोग बना लेना। मतलब यहाँ पे ऐसे लाइंस बनती है। तो ये हो गया उनका हेड, ये हो जाती है शीथ और ये हो जाते हैं उसके टेल फाइबर्स। तो इस तरीके से आप एक बैक्टीरियोफाज का डायग्राम बना करके आ सकते हो। उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि आपको यही पर्टिकुलर वायरस बनाना है। आपकी बुक में बैक्टीरियोफाज का डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से आप वो बना सकते हो, जिसमें आप हेड मेंशन कर सकते हो, शीथ मेंशन कर सकते हो और टेल फाइबर्स मेंशन कर सकते हो। कोलार मेंशन करना है तो वो भी मेंशन कर सकते हो। अगर आपको ना याद रहे तो हेड, शीथ और टेल भी मेंशन करके आओगे तो भी मार्क्स सही मिलेंगे, ठीक है। और उसने बोला नहीं है कि आपको कौन सा वायरस ड्रॉ करना है, तो आप बैक्टीरियोफाज का ड्रॉ करके आ सकते हो। ये तो भाई इजी सा डायग्राम है, ये तो ड्रॉ ही कर सकते हो आराम से, ठीक है। मूविंग ऑन टू द next question, with the help of a schematic diagram describe the haplontic life cycle pattern in a plant group। तो haplontic life cycle कौन सी होती है? haplontic life cycle वो होती है जिसमें उनका जो haploid body होती है, haploid body कौन सी? gametophyte body जो होती है वो dominant होती है। कौन सी dominant? किसमें होती है gametophyte dominant? algae और bryophytes में क्या होती है? algae, वो gametophyte जो होता है वो उनका dominant phase होता है। तो यहाँ पे आपकी जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी वो ऐसे स्टार्ट होगी कि दैट इज द gametophyte। गैमीटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड बॉडी होता है, n नंबर होता है, तो इट विल अंडरगो माइटोसिस। क्यों? क्योंकि उसको तो हैप्लॉइड ही गैमीट्स बनाने हैं ना, तो इट विल अंडरगो माइटोसिस, जो कि किसकी फॉर्मेशन करते हैं? गैमीट्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपके n और n होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों n मिलकर के क्या होते हैं? फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब जाइगोट कैसा हो गया? एन और एन मिलकर के इसने क्या बना दिया? 2n स्ट्रक्चर बना दिया, डिप्लॉइड बॉडी बना दी भाई। अब ये जाइगोट क्या करेगा? इट विल अगेन अंडरगो माइटोसिस, क्योंकि हमारा जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड बॉडी होता है, हैप्लॉइड बॉडी नहीं होता। तो माइटोसिस करके इसने वापस क्या बना लिया? स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर ली। और ये स्पोरोफाइट कैसा होगा? आपका 2n स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वो डिप्लॉइड बॉडी होती है। अब यही स्पोरोफाइट क्या करता है? इट विल अंडरगो मियोसिस। सिर्फ यहीं पे ही आपको मियोसिस देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अब डिप्लॉइड बॉडी से हमें स्पोर्स बनाने, जो कि आपके एन होते हैं, एन नंबर होते हैं। क्या होते हैं? दे आर हैप्लॉइड। स्पोर्स जो होते हैं आपके हैप्लॉइड होते हैं। ये इसने स्पोर्स बना लिए और यही स्पोर्स क्या होते हैं? जर्मिनेट होकर के दे जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमीटोफाइट बना लेते हैं। एंड दिस इज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें से आपकी हैप्लॉइड वाली जो साइकिल होती है वो आपको थोड़ी लंबी दिखती है, क्योंकि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। मतलब यहाँ पे हैप्लॉइड बॉडी जो होती है उनकी वो ज्यादा डोमिनेंट होती है एज कंपेयर टू उनकी डिप्लॉइड बॉडी। स्पोरोफाइट उसमें क्या होता है? इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं होता है हैप्लॉइड बॉडी उनकी। गैमीटोफाइट फ्री लिविंग होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है और आपको सामने से डोमिनेंट फेज में दिखता है। तो यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल इसीलिए हैप्लॉन्टिक होती है, क्योंकि वहां पे हैप्लॉइड बॉडी डोमिनेंट फेज में होती है, ठीक है। हैप्लॉन्टिक, देखो डोमिनेंट फेज में आपकी कौन सी है? गैमीटोफाइट, जो कि आपकी एक हैप्लॉइड बॉडी है, ठीक। चलो, moving on to the next question, the diagram given below to a protozoan, this organism belongs to which class? प्रोटोजोआन से बिलोंग करता है ये। प्रोटोजोआन्स में कौन सा प्रोटोजोआन? सिलिएटेड प्रोटोजोआन, ठीक है ना। सिलिएटेड प्रोटोजोआन है कि नहीं है ये? और सिलिएटेड प्रोटोजोआन में कौन आ जाता है? आपका पैरामीशियम आ जाता है। सोल शेप, चप्पल शेप का होता है आपका पैरामीशियम, जिसमें से आपके पास इसके पास दो न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है। एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। इनका जो छोटा वाला न्यूक्लियस होता है ये डायमॉर्फिक न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं? दे शो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म। इसके ऊपर आप लोगों के नीट के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, इसमें दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। एक आपका माइक्रो न्यूक्लियस होता है जो एक्चुअली में आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है पैरामीशियम के, जबकि जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो बाकी सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? ओरल ग्रूव प्रेजेंट होता है, जहां से इसका खाना अंदर एंटर करता है और कहां तक जाता है? गलेट तक जाता है, ठीक है। और इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की भी प्रेजेंस होती है, जो इसके बॉडी का ऑस्मोटिक रेगुलेशन भी करती है। और बहुत सारे बॉडी में ऑल ओवर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो आपके पानी में वेव लाइक मूवमेंट करते हैं, ताकि फूड पार्टिकल जो हो इनके ओरल ग्रूव तक आ जाए और वहां से वो खाने को एनगल्फ करके अपने गलेट में जाकर के उसे डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सेल वेरी स्लीपर शेप्ड होता है आपका साइटोप्लाज्म। इतना सब लिख लेना भाई, यही सब बता दिया था मैंने तुम लोगों को, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द
डायग्रामेटिकली द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, जस्ट अभी हमने बनाया था कि गैमीटोफाइट क्या होता है आपका, हैप्लॉइड बॉडी होती है, हैप्लॉइड बॉडी से उसे हैप्लॉइड बॉडी ही बनानी है, इट विल अंडरगो माइटोसिस, जो कि क्या बनाएगा आपका गैमीट्स की फॉर्मेशन करेगा, अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म गैमीट्स, जो कि n होते हैं नंबर में, और ये n फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और ये जाइगोट कैसा होता है, इट इज 2n इन बॉडी, 2n बॉडी होती है, डिप्लॉइड बॉडी होती है। अब डिप्लॉइड बॉडी से हमें डिप्लॉइड ही बॉडी बनाना है, मतलब स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करनी है, तो इट विल अगेन अंडरगो माइटोसिस, माइटोसिस करके ये क्या बना लेता है, स्पोरोफाइट बना लेता है, जो स्पोरोफाइट आपका कैसा होता है, 2n बॉडी होता है, कैसा होता है, 2n बॉडी होता है, डिप्लॉइड बॉडी। अभी ये स्पोरोफाइट को डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना है, तो इट विल अंडरगो मियोसिस, सिर्फ एक यही जगह होती है जहां पे मियोसिस होती है, और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, जो n इन नंबर होते हैं, जो जर्मिनेट होकर के वापस से आपका गैमीटोफाइट बना लेता है। अब देखो भाई, यहाँ पे आपका डिप्लॉन्टिक साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है कि आपकी हैप्लॉन्टिक साइकिल है, हैप्लॉन्टिक साइकिल है मतलब हैप्लॉइड बॉडी जो होगी उनकी गैमीटोफाइट जो होगा वो डोमिनेंट फेज में होगा, जैसे कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब दोनों फेज जो है इक्वल रहते हैं आपके, ठीक है। जबकि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करूं तो वहां पे उनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट फेज में रहता है, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, स्पोरोफाइट आपको सामने से दिखते हैं, डोमिनेंट फेज में होते हैं, तो स्पोरोफाइट उनका क्या हो गया, डोमिनेंट फेज हो गया, और उनकी कैसी लाइफ साइकिल होगी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां पे उनका गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट में ही बॉडी उनकी रोटेट करती रहती है, ठीक है। हो चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब थ्रू द इलस्ट्रेशन द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, कैसे कॉमनली रिप्रोड्यूस करते हैं, वाया द पॉलिनेशन करके पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, और वो पॉलन ट्यूब क्या होता है, जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब बनाता है। अरे जो आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा है वही वाला डायग्राम आपको बस यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, वही वाला आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, जहां पे उनका पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होकर के पॉलन ट्यूब बनाता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट एक आपका एक्सेल के साथ फ्यूज होता है, और एक आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के डबल फर्टिलाइजेशन भी शो करता है, एंड ट्रिपल फ्यूजन भी शो करता है, ठीक है। चलो, explain why sexual reproduction in angiosperm is said to take place through the double fertilization and triple fusion, and also draw a labeled diagram of the embryo sac to explain the phenomenon। तो आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया, एक मेल गैमीट क्या करता है आपका, एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर के किसकी फॉर्मेशन करता है, जाइगोट की फॉर्मेशन करता है, तो ये हो गई उनकी डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जबकि एक मेल गैमीट, भाई पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है, क्योंकि 1 + 2 = 3n स्ट्रक्चर बना रहा है एंडोस्पर्म, ठीक है। और एम्ब्रियो सैक का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसे गोला सा बनाना होगा आपको, ठीक है। ऐसे बनता है, इसको लेबल कर लेती हूँ एक जगह, 2 मिनट। ऊपर वाले क्या होते हैं आपके, एंटीपोडल सेल्स होते हैं आपके, ठीक है। ये आपका पोलर न्यूक्लियाई होती है, ये आपका एग सेल होता है, ये आपकी फिलीफॉर्म अपेंडिक्स होती है, फिलीफॉर्म एपरेटस होती है, सॉरी अपेंडिक्स बोल रही हूँ, फिलीफॉर्म एपरेटस होती हैं, ठीक है। और ये जो दोनों आपने सेक्शंस बनाए हैं मैंने, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये दोनों ही सेक्शन क्या होते हैं, दीज आर द सिनर्जिड्स, तो ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। वो शेजल एंड होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, ठीक है, दैट्स द शेजल एंड एंड दैट्स द माइक्रोपाइलर एंड, तो ये आपको डायग्राम वहां पे बनाना पड़ेगा। और बीच में जो स्ट्रक्चर है ये दैट इज द सेंट्रल सेल, मैंने लेबल नहीं किया है बट मैं कर देती हूँ, ये दिस इज द सेंट्रल सेल,
सेल। तो इस तरीके से आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब आप लोग गेस कर सकते हो कि एक्चुअली में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं। देखो, या तो वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देगा कि डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, या तो वो आपको दे देगा क्वेश्चन और आपको खुद दिमाग लगाना है, क्योंकि एग्जाम में जब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं तो लिखा होता है वेर एवर रिक्वायर्ड ड्रॉ द रेलिवेंट डायग्राम। जहां पे मेंशन नहीं है वहां पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि वो आपको बोले डायग्राम बनाने के लिए तभी आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो। अगर आपको आता है अच्छे से डायग्राम उस एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो बिंदास बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर बोलेगा तो वहां तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, ये तो मैं हमेशा तुम्हें बोलती हूँ। तो इस तरीके से अपने डायग्राम्स को भाई प्लीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। चलो, तो ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द गैमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट ऑफ द फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया आपका डायग्राम बनाना पड़ेगा, जहां पे हमने क्या बनाना है, इस तरीके से उसका नीचे वाला पार्ट बनाते हैं जहां पे बहुत सारे मल्टीसेलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पाइरली अरेंज लीव्स होती हैं उनकी, ठीक है। और इसी के ऊपर उनका क्या बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, जिसमें से ये क्या हो जाता है, उनका कैप्सूल हो जाता है। दिस इज द सीटा एंड फुट जो होता है इनके अंदर धसा हुआ होता है, ये स्पाइरली अरेंज्ड लीफ होती हैं। This is the spirally arranged your leaf and this is your multicellular rhizoids. These are the multicellular राइजोइड्स जो आपको किसमें, मॉसेस में देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि लिवर वॉर्ट्स में तो यूनिसेलर राइजोइड्स होती हैं, ठीक है। ये रहा, ये नीचे वाला गैमेटोफाइट स्टेज होता है, मेन एक्सिस मल्टीसेलर राइज होते हैं, स्पाइरली अरेंज लीफ होती है, ये सीटा होता है, कैप्सूल होता है, वुड इसके अंदर ना धसा हुआ होता है, आपको पता नहीं चलता है। और ये जो कैप्सूल होता है इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी के अंदर क्या बनते हैं, आपके स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और यही स्पोर्स जर्मिनेट होकर के फिर वापस से आपका गैमेटोफाइट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा स्ट्रक्चर। और यहां से मैं आप लोगों को बता देती हूं कि इन केस अगर आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हम सब आपके लिए लेकर के आए हैं मिड टर्म का मॉक टेस्ट पेपर। और ये मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब यहाँ पे ना आपको एक इतू सा भी पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास फिजिक्स के अलग 5 मॉक टेस्ट पेपर हैं, केमिस्ट्री के अलग 5 हैं एंड बायो के अलग 5 मॉक टेस्ट पेपर, साथ साथ में मैथ्स के भी 5 मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल है। आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों को स्कूल बेस्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं, और अभी आप अगर जाओगे ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक लेने के लिए तो आपको नीट और जेईई की तो भर भर के मिल जाएंगी, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा आपके पास रिसोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ नहीं हो सकता है। आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक अवेलेबल है, उस लिंक को क्लिक करके बस आपको अपना फोन नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा और वहां पे एक OTP आएगा और आप उस पूरे मॉक टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आंसर्स भी अवेलेबल है, आंसर के लिए भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो बस जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।